नमस्कार। वर्चुअल क्लासरूम नमस्कार। प्रोजेक्ट के आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो कोलैबोरेटिव वेब इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गवर्नमेंट जीबी कॉलेज हरदी बाजार कोरबा। और आज हमारे बीच विशेषज्ञ के रूप में श्री सुरेश कुमार चंद्राकर सर हरदी बाजार कोरबा से यहाँ पर हमारे बीच हैं। नमस्कार सर, आपका इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और नमस्कार आज डॉक्टर साहब। विषय हम लोगों ने चुना है आपसे चर्चा के लिए, वह अनकन्फर्मिटीज़ के बारे में है कि अनकन्फर्मिटी क्या है और इसके विभिन्न प्रकार और इनको हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हार्दिक स्वागत है और आइए आज की बात हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग विद्यार्थियों से स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, जिसे विषम विन्यास या अनकन्फर्मिटी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ डॉक्टर एस टी देशमुख भी हैं और हम दोनों मिलकर यह प्रयास करेंगे कि यह विषय बच्चों को बोधगम्य हो जाए। विषम विन्यास एक ऐसी संरचना है जो इरोजनल स्ट्रक्चर्स के रूप में क्लासिफाई की जाती है। सामान्य तौर पर संरचनाएं दो वर्गों की होती है। एक डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें फोल्ड, फॉल्ट, जॉइंट इन सब का अध्ययन होता है, और दूसरा इरोजनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम विषम विन्यास का अध्ययन करते हैं। विषम विन्यास वास्तव में, इसको अगर परिभाषित करें तो यह एक अपर्दन की सतह होती है, जिसके ऊपर नवीन शैल संस्तरों का निक्षेपण होता है और जिसके नीचे प्राचीन प्रकार के शैल संस्तर पाए जाते हैं। ये विषम विन्यास जो है, यहाँ पर हम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विषम विन्यास को यदि हम अ, समझने का प्रयास करें तो हमें सबसे पहले कन्फर्मेबल बेड्स के बारे में जानना पड़ेगा, और कन्फर्मेबल बेड्स के बाद जानने के बाद हम अनकन्फर्मिटी को डिस्कस कर सकते हैं। कन्फर्मेबल बेड्स किसी अवसादन द्रोणी में संचित होने वाले जो अवसाद हैं, वो जब निरंतर एक के ऊपर एक दूसरे के ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक फॉर्मेशन बनाते हैं, तो ऐसे फॉर्मेशन को हम कन्फर्मेबल बेड्स कहते हैं। जी, उनके एटीट्यूड्स एक जैसे होते हैं। जी, कन्फर्मेबल से जो विपरीत है अनकन्फर्मेबल, अन मतलब उल्टा, कन्फर्मेबल जो है वो उसका अरेंजमेंट जो होते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। अनकन्फर्मेबल में क्या होता है, अनकन्फर्मेबल में दो रॉक सीरीज होते हैं जो एक दूसरे के एटीट्यूड्स एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, तो उसको जी, हम अनकन्फर्मेबल कहते हैं। जी, कन्फर्मेबल से अनकन्फर्मेबल उसका एंटोनीम है। जी, यहाँ पर हम अनकन्फर्मिटी के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। जी, अनकन्फर्मिटी का एक प्रोसेस होता है। अनकन्फर्मिटी में जब भी रॉक सेडिमेंटेशन शुरू होता है, सेडिमेंटेशन जिस बेसिन में शुरू होता है, उस बेसिन में डिपोजिशन होते या डिपोजिशन होने के बाद में कभी टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण अपलिफ्टमेंट हो जाता है, तब ये जो डिपोजिशनल सीक्वेंस है ये ऊपर उठ जाता है, और जी, ऊपर उठ जाने पर डिपोजिशन सीज हो जाता है हुँ, हुँ, और फिर इरोजन का शुरू होता है। जी, तो जो रॉक के पहले बने थे उनके सरफेस का इरोजन शुरू हो जाता है। ये तब तक चलता है जब तक कि वो सरफेस फिर सबमर्जेंस में नहीं आ जाता। हुँ, हुँ, जब फिर सबमर्जेंस में आता है तो फिर उसके ऊपर एक दूसरे रॉक का लेयर डिपोजिशन, फिर डिपोजिशन शुरू होता है और एक दूसरी रॉक यूनिट बनती है। तो जी, इस तरह जो कांटेक्ट में दो रॉक यूनिट हैं उनके बीच में एक बहुत लंबा जियोलॉजिकल स्केल का, मिलियंस जी, ऑफ ईयर्स में, हुँ, हुँ, वो थोड़ा नहीं पीरियड होता है। जी, जैसे हमारे दक्षिण भारत में एक जो बहुत प्रसिद्ध एपार्कियन अनकन्फर्मिटी, उसका जो इरोजनल एज है वो 500 मिलियन ईयर्स है, तो ओह! इसका स्पान काफी बड़ा हो सकता है। हुँ, हुँ, तो इस तरह से इरोजन के उपरांत फिर एक रॉक का नया सेट जब डिपोजिशन होता है, हुँ, तब ये जो दोनों रॉक यूनिट है, इसमें जो निचला रॉक यूनिट है वो ओल्डर हो गया
ओल्डर रॉक यूनिट के ऊपर इरोजन हुआ, इरोजन के ऊपर फिर रीडिपोजिशन हुआ, तो फिर एक जो फॉर्मेशन बना वो टोटल का फॉर्मेशन में ऊपर और नीचे के जो अनकन्फर्मेबल कहलाएंगे। जी, जी। और इनका जो सेगमेंट है वह सेगमेंट पॉलीमिक्टिक या इंट्राबेशनल कॉन्ग्लोमेरेट का होता है। हुँ, हुँ। इस कॉन्ग्लोमेरेट उसी रॉक के फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि अपर लेयर में दिखाई पड़ते हैं। ये जी, है विषम विन्यास की एक साधारण पहचान है। तो इस प्रक्रिया को हम विषम विन्यास कहते हैं। जी। ये पूरी प्रक्रिया को हम विषम मतलब विन्यास सर कहते हैं। विषम विन्यास से तात्पर्य एक तल से है, जो कि या तो प्लेन ऑफ नॉन डिपोज़िशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है या प्लेन ऑफ इरोजन रिप्रेज़ेंट कर रहा है और जी, जी। एक लंबा समय काल, लंबा समय अंतराल जैसा आपने जी, बताया अभी, उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, शायद ऐसा ही कुछ? हाँ। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। और फिर इसमें अब हम अगर इनके जो डिफरेंट टाइप के टाइप्स हैं जी, जी। विषम विन्यास के, इनकी चर्चा करें, तो विषम विन्यास का जो प्रकार हैं वो विषम विन्यास तल के ऊपर पाए जाने वाले यानी यंगर सीरीज और नीचे पाए जाने यानी ओल्डर सीरीज के इंटर रिलेशन पर ये डिपेंड करता है। जी, रेगुलर अनकन्फर्मिटीज है उस पर चर्चा करते हैं। तो जी। अनकन्फर्मिटी को हम कितने 5-6 प्रकारों में हम उसको देख सकते हैं। पहला है एंगुलर अनकन्फर्मिटी, दूसरा है डिसकन्फर्मिटी या इसी को पैरेलल अनकन्फर्मिटी भी कहते हैं। तीसरा है नॉन कन्फर्मिटी या इसको हेट्रोजीनियस अनकन्फर्मिटी भी कहते हैं, हेट्रोलिथिक अनकन्फर्मिटी कहा जाता है। फिर आता है लोकल, फिर आता है रीजनल, फिर ये जो लोकल अनकन्फर्मिटी है इन्हीं के और फॉर्म्स है ब्लेंडेड, ब्रेकअप, फुट रेस, इस तरह के जी, जी। जो महत्वपूर्ण है कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी में हम देखते हैं कि जो प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी है उसके नीचे जो रॉक्स हैं जो आपके अभी स्क्रीन के सामने दिखाई पड़ रहे हैं वो इंक्लाइंड है। ठीक, जी, जी। इनका इंक्लिनेशन अगर हम राइट और लेफ्ट में बात करें तो लेफ्ट राइट की तरफ है और उसके ऊपर एक प्लेन ऑफ इरोजन है जिसको वेवी सरफेस से या इरेगुलर सरफेस से दिखाया गया है, ब्लैक थिक लाइन है। और उसके ऊपर फिर सेडिमेंट्री जो नेक्स्ट जो यंगर लेयर है वो जी, यंगर लेयर आपको सीक्वेंस में जी, दिखाई पड़ रहा है जिसका सीक्वेंस लगभग लाइमस्टोन जैसा दिख रहा है यहाँ दूर से जी। देखने में थोड़ी सी तकलीफ। हुँ। तो जब हम एंगुलर अनकन्फर्मिटी कहते हैं तो जो ओल्डर सीरीज है उसके रॉक एंगुलरिटी दिखाते हैं। इस एंगुलरिटी में हमको दो तीन बातों को बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि जी, केवल इंक्लाइंड सरफेस केवल इंक्लाइंड नहीं हो सकता ओल्डर सरफेस। यह चूंकि काफी जियोलॉजिकल पीरियड से गुजर चुका होता है जी। इसलिए इसमें और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं। ये हुँ, हुँ। सरफेस फोल्डेड हो सकते हैं, फाल्टेड भी हो सकते हैं, जी, जी। इंट्रूडेड बाय igneous igneous intrusions भी इनमें पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो आप केवल आपने केवल इंक्लाइंड सरफेस की बात ही ना करें। जाहिर है दोनों लोअर और अपर के जो एटीट्यूड है उसमें बहुत अंतर होगा। ये हो गया एंगुलर अनकन्फर्मिटी। जी, फिर आता है पैरेलल अनकन्फर्मिटी जी, या इसको डिसकन्फर्मिटी भी कहते हैं। जी, तो पैरेलल अनकन्फर्मिटी या डिसकन्फर्मिटी में बोल्डर रॉक्स, ये नॉन सामने स्क्रीन पे नॉन कन्फर्मिटी आया हुआ है। नॉन कन्फर्मिटी में जो ओल्डर रॉक्स होते हैं वो इग्नियस नेचर के होते हैं। जी, अभी सामने डिसकन्फर्मिटी आ गया तो डिसकन्फर्मिटी में हम यहाँ देख सकते हैं फिगर में जो बेस लाइन ऑफ इरोजन है या जो विषम विन्यास का तल है उस तल के नीचे जो रॉक यूनिट है वो भी उसी ट्रेंड के होते हैं जैसे अपर अपर सेगमेंट के रॉक यूनिट होते हैं। तो लोअर और अपर सेगमेंट दोनों के रॉक यूनिट का ट्रेंड एक ही जैसा है। जैसे जो पिक्चर हमारे सामने है उसमें दोनों में हॉरिजॉन्टल हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। जी, जी, जो एक थिक लाइन जिसको आप थिक लाइन दिख रहा है, कर्सर उस पर चलेगा तो आप देख सकते हैं। जो थिक लाइन है ये लाइन जो है वो प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी है और जी, उसके ऊपर सेगमेंट अब जो है वो और नीचे के जो रॉक यूनिट हैं उनके ट्रेंड एक जैसे हैं। एक हाँ, ट्रेंड में वो पैरेलल हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये जी, डिसकन्फर्मिटी कहलाता है। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट है वो है नॉन कन्फर्मिटी या इसको हेट्रोलिथिक कन्फर्मिटी कहते हैं।
नॉन कन्फर्मिटी में जो दोनों अपर और लोअर रॉक यूनिट होते हैं विषम विन्यास के नीचे, जैसे अभी आपको दिख रहा है। जी, विषम विन्यास के नीचे जो रॉक यूनिट हैं वो इग्नियस नेचर के हैं, इग्नियस भी हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक भी हो सकते हैं। जी, परंतु उसके ऊपर के जो रॉक यूनिट हैं वो सेडिमेंट्री हैं, जो विषम जी, विन्यास तल के ऊपर हमको दिखाई पड़ रहे हैं। जी, वहाँ पर अ, नीचे का जो रॉक यूनिट है यहाँ पे इग्नियस नेचर का है। तो जी। जब ऐसा हो कि तो इसको एक और अच्छा टर्म है, इसको हेटेरोलिथिक बोलते हैं। हुँ, और हुँ, यहाँ पर जो दोनों जो रॉक यूनिट हैं वो अलग-अलग कंपोजिशन के हैं, अलग-अलग प्रकार के हैं, अलग-अलग ओरिजिन के हैं। हुँ, हुँ, ये नॉन कन्फर्मिंग या इसको हेटेरोलिथिक अनकन्फर्मिटी भी कहा जाता है। जी, इसके बाद के जो अनकन्फर्मिटी हैं जैसे लोकल अनकन्फर्मिटी। लोकल अनकन्फर्मिटी बहुत कभी-कभी रिवर बेसिन पे बनता है। जी। और ये जब जनरली फ्लड के टाइम पे बनता है हुँ, और हुँ, टेम्पोरेरी होता है। हुँ, हुँ, फ्लड में एक्सेस वाटर चैनल में जब एक्सेस वाटर का सर्कुलेशन होता है तो जी, वो इरोजन करता है तो साइड के जो रॉक है वो बेस रॉक जो है एक्सपोज हो जाते हैं। हुँ, उसके हुँ, ऊपर रिडिपोजिशन हो जाता है तो वो एक अनकन्फर्मिटी का एक स्ट्रक्चर बनता है। जी, नेक्स्ट पल्स में कभी फिर से फ्लड आया तो वॉश आउट भी हो जाता है। हुँ, हुँ, ये एक प्रकार का है। फिर ब्लेंडेड अनकन्फर्मिटी का एक नाम है। ये भी जी, एक टेम्पोररी अनकन्फर्मिटी होता है और ये डिसकन्फर्मिटी होता है। हुँ, हुँ, डिसकन्फर्मिटी ऊपर और लोअर दोनों जो यूनिट हैं, ये दोनों यूनिट एक ही एटीट्यूड के होते हैं। पर जी, यहाँ पर जो डिवीजन है, जो प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी है, वो क्लासिफाई नहीं होता है। हुँ, वो हुँ, जनरली पेलियोसॉल का बना होता है या मडी होता है। हुँ, तो हुँ, आप उसकी जो कंटिन्यूटी है वो ऐसा लगता है कि रॉक कंटिन्यूअस हुँ, है। हुँ, तो इस तरह से हम कहते हैं कि सॉइल डिपोजिशन का लेयर होता है, इसलिए उसको ब्लेंडेड प्रकार का कहते हैं। जी, जी, फिर ब्रेकअप और बूट रेस, ये हुँ, दोनों भी हुँ, डिसकन्फर्मिटी के उदाहरण हैं। जी, ग्राबन स्ट्रक्चर पर कहीं जिस जगह पर भी ग्राबन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जी, उन जी, जगहों पर जब भी डिपोजिशन होता है और दोनों जो डिपोजिशन होते हैं वो आपस में उनके वो अपर और लोअर यूनिट में पैरेललिज्म होता है। हुँ, हुँ, और ऐसा होने के बाद ये नेक्स्ट फेज में वॉश आउट भी हो जाते हैं। इनका बहुत महत्व है। जी, जी, जो लास्ट और जो महत्वपूर्ण है, जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के साथ-साथ स्ट्रैटिग्राफी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण जी, है, वो जी, है रीजनल अनकन्फर्मिटी। हुँ, हुँ, अनकन्फर्मिटी एक हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो औसतन एक मेगा प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कुछ हंड्रेड्स ऑफ फीट, थाउजेंड्स ऑफ फीट, किलोमीटर के हिसाब से भी हो सकता है। जी, जी, पर रीजनल अनकन्फर्मिटी जो है उसका डिस्टेंस मल्टीपल किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में जा सकता है। हुँ, हुँ, भारत में पेनिनसुलर इंडिया में एक प्रसिद्ध रीजनल अनकन्फर्मिटी, उसको एपार्कियन अनकन्फर्मिटी कहते हैं। हुँ, हुँ, एपार्कियन अनकन्फर्मिटी ये अच्छा, यहाँ पर तिरुमाला के पास एक साइट है, उस जगह जी, पर जी, वहाँ पर जियोलॉजिकल सर्टिफिकेट है, उसको जियो हेरिटेज साइट भी बना के रखा हुआ है, वहाँ एक हुँ, बोर्ड हुँ, लगा हुआ हुँ, है। हुँ, तो ये जो आर्कियंस हैं और प्रोटेरोजोइक है उनके बीच का गैप है, जी, जो कि 500 मिलियन ईयर्स का हुँ, 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 सेडिमेंटेशन ब्रेकेज दिखाता है। मतलब जी, जो जी, अवसादन का जो तल है, हुँ, हुँ, अवसादन की प्रक्रिया वहाँ पर 500 मिलियन ईयर तक रुकी रही, उसके बाद जी, फिर रीडिपोजिशन हुआ। जी, तो ये जो रीजनल अनकन्फर्मिटी है, ये स्ट्रेटिग्राफी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। जी। ये हमारे टाइप्स हो गए। इसके बाद डॉक्टर साहब इस पर चर्चा करें। सर, हम लोग जानना चाहेंगे कि ये अनकन्फर्मिटीज़ को हम लोग मैप पे और फ़ील्ड में किस तरह से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पे मैं एक मैप आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा और उसके बारे में सर कुछ आपसे जानना चाहेंगे। पे दो तरह से हम कर सकते हैं। जी, जी। एक तो फील्ड रिकॉग्निशन हम कहते हैं और जी, दूसरा जी। रिकॉग्निशन है जियोलॉजिकल मैप। जी, जी। तो जो फील्ड में जो रिकॉग्निशन है उसके कम से कम 7-8 ऐसे तरीके हैं जिससे हम उसको फील्ड में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जी, पहला है प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट। जी। जो ओल्डर रॉक यूनिट है
और यंगर रॉक यूनिट है, उनके बीच में जो इरोजनल सरफेस होता है जिसे हम प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी कहते हैं, जी, जी। वह प्लेन ऑफ उस प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी में बोल्डर रॉक्स मिलते हैं जिनको हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। ये जो जी, कॉन्ग्लोमेरेट हैं, बोल्डर रॉक्स के अपर सीरीज में, अगर वो अपर सीरीज लेयर्ड हैं तो अपर सीरीज में पाए जाने वाले रॉक होते हैं, उसी के ही फ्रेगमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। जी, तो प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट जो है ये अन्य दूसरे तरीकों या दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर में भी ये पाया जाते हैं, तो हम तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो कॉन्ग्लोमेरेट है ये इरोजनल फॉर्मेशन वाले कॉन्ग्लोमेरेट हैं, तो उस समय इसको अनकन्फर्मिटी का इंडिकेटर मानेंगे। जी। तो प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट। दूसरा है डिग्री इन इंड्यूरेशन ऑफ रॉक्स। हुँ, हुँ, हुँ। जो रॉक्स उनके अपर लेयर के और लोअर लेयर की कठोरता में अंतर होता है। हाँ, हाँ। लेयर चूंकि न्यूली डिपॉजिटेड होते हैं और लोअर लेयर जो है वो ओल्डर ओल्डर रॉक यूनिट होते हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। ज़्यादा होते हैं। यंगर यूनिट जो है वो लेस मैच्योर होते हैं, तो उसके जी, जी। कारण उनकी एंट्योरेशन हार्डनेस में कठोरता में अंतर होता है। जी, जी। फिर है उनके एटीट्यूड में अंतर। हुँ, हुँ, हुँ। जनरली जो रॉक यूनिट हैं जिसे हम ओल्डर रॉक कहते हैं, हुँ, वो हुँ। हाईली टिल्टेड, फुलटेड, फाल्टेड, इंट्रूडेड हो सकते हैं। हुँ, हुँ। उनके कंपैरिजन में यंगर में जो हुँ, हुँ। डिफॉर्मेशन है वो या तो कम होता है या नहीं होता है, ये जी, होता है। जी। फिर हम ये भी देख सकते हैं थियोरेटिकली कि डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ फोल्डिंग। हुँ, हुँ। फोल्डिंग की इंटेंसिटी में भी अगर अंतर है, अपर रॉक जो है जेंटली फोल्डेड हैं विषम हुँ। विन्यास के तल के ऊपर, और लोअर रॉक्स जो है यदि हाईली फोल्डेड हैं, जी। तो जो बीच का एरिया है वो प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी माना जाएगा। सर फिर क्या जीवाश्मों फिर के आता आधार है, पर भी हम उनको बता सकते हैं अनकन्फर्मिटीज़ को? बिल्कुल, जीवाश्मों के आधार पर भी अनकन्फर्मिटी को रियलाइज़ किया जा सकता है। जी, हमने जी। पहले ही कहा है कि लोअर यूनिट जो है वो अर्ली फॉर्म्ड रॉक है, तो जी, ज़ाहिर है जो रॉक फॉर्मेशन हो, उसमें जो फॉसिल्स मिलेंगे, वो उस एज के इक्विवेलेंट होंगे। जी, जी। उसके बाद बहुत पीरियड जो होता है नॉन डिपोजिशन या इरोजन का होता है। जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड जो है, मैंने कहा कि गैप है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। जाहिर है कि डिपोजिशन होगा तो उसमें जो लाइफ आएगी, वो जी, जो लाइफ है उस फॉसिल्स बनेंगे, उनमें जो एज होगा डिफरेंस हो जाएगा, जी। ऑफ ईयर्स का होगा। तो हुँ, हुँ। किसी भी प्रकार के फॉसिल्स मिले अपर लेयर पे और लोअर लेयर पे, जो फॉसिल कंटेंट है उनके एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाएगा। तो जी, जी। अगर हमको किसी फील्ड में इस तरह से अकस्मात हमको ऐसे दो रॉक यूनिट मिल गए हुँ, जिनमें हुँ। अलग अलग हम सकें कि अलग अलग एज के फॉसिल्स है, ये पर्टिकुलर सर्टेन ये न्यूअर एज का फॉसिल है, ये ओल्डर एज का फॉसिल है, तो जी, हम सर एक साथ ही कह सकेंगे कि इसका बीच का जो हिस्सा है वो जो है वो मिसिंग पीरियड है, जी, फॉसिल के अंतर में किया। जी, फिर इसी तरह से मेटामॉर्फिज्म के डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म में भी अंतर होता है। जी। तो दो यूनिट हैं वो अपर यूनिट के कंपैरिजन में ज़्यादा मेटामॉर्फोज्ड होते हैं। हुँ, हुँ। अगर दोनों में मेटामॉर्फिज्म है भी, तो हुँ, हुँ। नीचे इंटेंस मेटामॉर्फिक रॉक मिलेंगे और ऊपर में लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक मिलेंगे। जी। ये इस तरह से ऐसे 8-10 ऐसे क्राइटेरिया, फील्ड क्राइटेरिया हैं जी, जी। जिनसे आप फील्ड में इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बहुत सुंदर। इसके बाद आते हैं मैप रिकॉग्निशन में। जी, तो जी। आप अगर कोई मैप डिस्प्ले करें तो उसको हम लोग देखते हैं। जी, सर। ये एक मैप यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित है सर, जिसमें एक ओल्डर सीरीज़ ऑफ रॉक इसके अंदर दिख रही है और दूसरी एक यंगर सीरीज़ ऑफ रॉक्स दिख रही है। जी सर। क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है। जी, जी, ये जी। ए बी सेक्शन पे उसका एक क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। जी। ठीक है। तो मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि एक रॉक यूनिट है वो 33 डिग्री का इंक्लिनेशन दिखा रहा है लेफ्ट साइड में। जी, जी। दूसरा 35 का ओल्डर नीचे है, जो ओल्डर बेड्स दिख रहे हैं। जी, जी, जी। उसके ऊपर एक मार्क लिखा हुआ है, एक वेवी लाइन है। जी, जी। उसको हम लोग जियोलॉजिकल में अनकन्फर्मिटी को वेवी लाइन से डिपिक्ट इंडिकेट। करते हैं। जी, जी। लाइन ऑफ इरोजन होता है, तो इसलिए वहाँ पर उसको माना जाता है कि वो सरफेस इर्रेगुलर है। जी, तो जी। इर्रेगुलर है, हम लोग जनरली बच्चों को जब क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए कहते हैं तो उसको वेवी लाइन से दिखाते हैं। जी, जी। और यहाँ जियोलॉजिकल एक बेस लाइन जो है वो एक
वेवी लाइन में ही दिख रहा है। जी, और इसके ऊपर यंगर प्लेट्स हैं। जी, जी, ये चूंकि इसमें कंटूर्स नहीं है, इसमें ऊपर हॉरिजॉन्टल रॉक दिखाई पड़ रहा है, जी, जी, और नीचे क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ऊपर हॉरिजॉन्टल रॉक बता रहा है, जी, और नीचे जो है वो लेफ्ट में इंक्लिनेशन है जी, रॉक का। तो ये जो रॉक यूनिट, ये एक एंगुलर अनकन्फर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जी, उसका एक बहुत जनरलाइज, बहुत सिंपल मैप है ये। जी, जी, अपर आप सेक्शन में भी देख सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन में जी, जो जी, रॉक्स हैं वो से बी की ओर झुके हुए हैं, जी, जी, और अपर जो यूनिट है, जो प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी के ऊपर जो यूनिट है, वो जी, एक दूसरे की पैरेलल है। तो रॉक जी, सीक्वेंस है इसमें, और जी, नीचे 4 रॉक सीक्वेंस जी, है। तो ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर इससे और कोई मैप हो तो उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। सर। एक जी, और मैप ये सर सामने। यहाँ पर है, इसमें एक जो सीरीज ऑफ रॉक्स है वो एल, एम, एन, ओ और पी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित है। और जी, दूसरी जो यंगर सीरीज ऑफ रॉक्स है वो ए और बी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित है। तो ए, बी और जी, सी, ये 3 अलग-अलग रॉक बेड्स यहाँ पर इसके अंदर है। तो जी, जिस तरह से ये ओल्डर सीरीज ऑफ रॉक्स एम, एन, ओ, एल, एम, एन, ओ और पी, ये यंगर सीरीज ऑफ रॉक्स जी। के साथ में ट्रंकेट हो रही है। तो एक यहाँ पर एक प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये एक इसे, और। ये जो आप जियोलॉजिकल मैप है, जी, इसमें जो आउटक्रॉप, ये जो, चूंकि थोड़ा सा इसमें टोपोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, जी, कंटूर कंटूर के हाँ, उसके कारण, कंटूर जी, जी, कंटूर्स जी, हमको दिखता है, जी, इसलिए इसमें आउटक्रॉप जो है, पेट्स थोड़े से अलग या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर आपको अगर विषम विन्यास को रिकॉग्नाइज करना हो, जी, इसमें बच्चा कैसे जो प्रैक्टिकल करना है उसको विषम विन्यास कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। जी, इन जगहों जहाँ पे कर्सर रखा है, वो हाँ, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर 3 बेड कांटेक्ट में आते हैं, जी, जी, राइट, लेफ्ट और ऊपर के। जी, ऐसे पॉइंट्स को हम लोग गोल गोल या उस पर चिन्ह लगाते जाएं। जी, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से। जी, जी, और फिर उसको सीधी लाइन में जोड़ दें, जी, तो जी, ये जो लाइन बनती है, ये हुँ, लाइन प्लेन जी, ऑफ जी, अनकन्फर्मिटी। बिल्कुल, कि उसको बहुत सही। डिफाइन ऐसे ही किया जाता है कि जिन पॉइंट्स में ट्राई जंक्शन पॉइंट्स हैं, हाँ, जिन पॉइंट में 3 बेड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ये जी, सारे उसके ऊपर का सरफेस जो है वो प्लेन ऑफ अनकन्फर्मिटी माना जाता है। जी, फिर इसमें बाकी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जी, जी, बाकी एक्सरसाइज में तीन जो एक्सरसाइज है, जी, ऊपर और लोअर लेयर की हाँ, स्ट्राइक लाइन खींचना, स्ट्राइक लाइन के आधार पर हीट निकालना, हीट पैटर्न, स्ट्राइक पैटर्न के आधार पर जी, कौन सा यंगर सीरीज है, कौन सा ओल्डर सीरीज जी, उसमें निकल आता है। और जब भी क्रॉस सेक्शन इसमें बनाया जाता है, जी, क्रॉस सेक्शन में हम अनकन्फर्मेबिलिटी की जो लाइन है उसको वेवी डालते हैं। उसके नीचे के जो सारे, यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये फील्ड फोटोग्राफ आ गया, जी, और इस फील्ड फोटोग्राफ का साइड में ब्लॉक डायग्राम बना हुआ जी, जी, है। अपर अपर लेवल में जो सबसे ऊपर की ओर दिखा, ये यहाँ पर फिर ये इसके बाद, इसके ऊपर थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। जी, जी। पहले वाला रख लेते हैं। ये ओवरले। हाँ, सर, फ़ील्ड फ़ोटोग्राफ की जो बात आप हमारे छात्रों से करना चाह रहे थे, एक सुंदर सा फ़ील्ड फ़ोटोग्राफ है और उसके नीचे उसका स्केच बना हुआ हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसके अंदर एक बहुत सुंदर सी एंगुलर अनकन्फर्मिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। सर, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें? सुंदर फोटो फील्ड है। जी, जी। इस फील्ड फोटोग्राफ का जो अपर अपर लेफ्ट कॉर्नर है, उसको अगर हम देखें, जी, तो जी। वहाँ पर एक, यहाँ से तो मैं मार्क नहीं कर सकता, कर्सर चलेगा तो यहाँ से पता चलेगा। कर्सर के ऊपर हॉरिजॉन्टल बेड्स दिख रहे हैं, जी, जी। और कर्सर के जो नीचे भी चलेंगे तो वो इधर हम लेफ्ट राइट साइड में इंक्लाइन बेड्स हैं। तो जी, जी। इस तरह से इधर ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, उसको भी देख सकते जी, जी, जी। हैं। एंगुलर अनकन्फर्मिटी का बहुत सुंदर फील्ड फोटोग्राफ। जी। सर, कुछ जानकारी हम लोग ओवरलैप, ऑफलैप और आउटलायर और इनलायर के बारे में भी आपसे चाहेंगे। तो क्या हम जी, लोग ओवरलैप, ऑफलैप के बारे में कुछ आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ओवरलैप और ऑफलैप ये दोनों सी शोर या समुद्र तटीय क्षेत्रों के निक्षेपण हैं। जी। इनको चाहे तो हम
विषम विन्यास में वर्गीकृत वर्गीकृत भी कर सकते हैं और चाहे तो एक स्थलाकृति के रूप में भी मान सकते हैं। जी, जी। ओवरलैप क्या होता है कि समुद्र के जो तटीय आधारी चट्टान होते हैं, उनके ऊपर ट्रांसग्रेसिव जो करंट होता है, समुद्र का जो आगे की ओर बढ़ता हुआ पानी है, जी, उसमें जब जो अवसाद होते हैं, वो जब से डिपॉजिट करते हैं, तो एक के ऊपर एक पहला जो पहला जो बेड बना, दूसरा जब बनता है तो उसको कवर कर लेता है, जी, तीसरा बनता है वो दूसरे को कवर कर लेता है। तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग का प्रोसेस, जैसे आपके ये चित्र में दिखाया। तो जी, बेड रॉक होता है जो ज़ाहिर है डिफरेंट एज का होता है। इस जी, यहाँ इसलिए एज डिफरेंस है। खासकर जो लाइन आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओल्डेस्ट रॉक है वो लोअर मोस्ट है, बेस का जो समुद्र तट के रॉक जी, बेस का रॉक है। उसके ऊपर फिर जो ओशियन करंट है, ट्रांसग्रेसिव जो करंट है, वह आगे की ओर बढ़ता हुआ जो पानी ट्रांसग्रेशन जो करता है, जी, उससे जो डिपॉजिट होता है पहला लेयर, उसको कवर करता हुआ फिर जो दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, तो ये कहलाता है ओवरलैपिंग, ओवरलैप्स। जी, फिर आता है जब वाटर रिसीड करता है या जी, समुद्र को वापस जाता है, तो इससे उल्टा फिनोमेनन होता है। जी, जी, इसमें क्या होता है कि बेस रॉक है, बेस रॉक में जो अर्ली सबसे पहला जो डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर जब दूसरा डिपॉजिट बनता है, तो चूंकि वो लौटते हुए पानी के कारण बनता है, तो वो जी, रिसीड करता है पीछे। जी, तो जी, इसमें क्या होता है, अर्ली डिपॉजिट का कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता एक्सपोज़ है, हो जाता है। यहाँ जी, पर एक्सपोज हो जाता है। जी, फिर दूसरे के ऊपर जब तीसरा बनता है, तो दूसरा का कुछ एरिया एक्सपोज हो जाता है। जी, और फिर तीसरे पर आगे और अगर बेड बनते हैं, तो वो फिर तो यहाँ पर ऑफलैपिंग कहलाता है ये, कि जी, हम एक सक्सेसिव लेयर्स जो हैं वो जी, एक्सपोज होते चलते हैं। जैसे पहले वाले में ये कवर होते चलते हैं, यहाँ पर एक्सपोज होते चलते जी, हैं। ओवरलैप और ऑफलैप जी, समुद्र तटीय निक्षेपण की प्रक्रिया है। जी, यहाँ जी, पर जो दोनों का जो कांटेक्ट है, वो जी, कांटेक्ट डिपोजिशनल कांटेक्ट है, यहाँ पर इरोजनल कांटेक्ट आपको नहीं मिलता है। नहीं, जी। इस तरह से सर, हम आउटलायर और इस इनलायर के बारे में पाठ्यक्रम भी। जी, इसी पाठ्यक्रम में आउटलायर और इनलायर स्ट्रक्चर भी पढ़ते जी, हैं। आउटलायर और इनलायर स्ट्रक्चर भी इरोजनल स्ट्रक्चर है। इनके फॉर्मेशन में इरोजन का ज्यादा रोल होता है अधिकांश तौर पर। जी, जी, और बहुत सरल भाषा में इसको समझना हो, तो आउटलायर को, यदि हम कोई किसी ऐसे क्षेत्र पे जा रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन वाले रॉक का एरिया, जैसे आपके फिगर में 1 2 3 जो दिख रहा है, जी, ये हॉरिजॉन्टल रॉक। जी, रॉक में क्या होता है, एक हमारी साधारण समझ ये रहती है, हॉरिजॉन्टल यदि रॉक है तो सबसे नीचे का रॉक सबसे पुराना और सबसे ऊपर का रॉक सबसे नया होता है। जी, जी, इसको जियोलॉजी में ऑर्डर ऑफ पोजीशन कहते हैं। ठीक। जी, जी, अब सीक्वेंस में यदि उल्टा वी आकार का क्रॉस कटिंग होता है, या जैसे इस तरह का जो सीक्वेंस है, उसमें जी, एक हिल बनता है, तो हिल बनता है तो क्या होगा कि हिल बनेगा, तो जो सबसे ऊपर का रॉक है ऊंचाई में वो यंगर मोस्ट है, बेस में जो रॉक है वो ओल्डर मोस्ट है। ओल्डेस्ट है। अब इसको जी, हम करें, है ना, जी, जी, कल्पना करें हम हिल को प्रेस कर दिए नीचे, हाँ, हाँ, ठीक, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दिया। जी, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या होगा कि सेंटर पे जो रॉक आएगा, वो सेंटर का रॉक जो है वो जी, यंगेस्ट होगा, यंगेस्ट होगा। और जी, पेरीफेरी के के वो ओल्डर होते जाएंगे। जी, जी, तो इसकी परिभाषा यही है कि when जी, younger rock is surrounded older rocks, जी, जी, the pattern is known as overlap. Oh sorry, outlier. आउटलायर। जी, जी। मतलब older rocks are उस lying outside and younger rocks are lying ओल्डर in the core part or इन inside part। जी, कोर जी, यंगर जी, रॉक्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पर ये दिखता है, ये जो ये आइडियल जो डेफिनेशन है वो जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ज़्यादा दिखता है। जब जी, रॉक्स का डिस्पोजिशन हॉरिजॉन्टल हो और जी, उस पर इरोजन हुआ हो और इरोजनल माउंटेन बना हो, उसी जी, तरह से अगर इरोजनल वैली बनता है तो क्या होगा, इरोजनल वैली बनता है तो हम देखते हैं कि वैली जो है वो डाउन कटिंग होता है। जी, डाउन कटिंग होगा तो उसके कोर पोर्शन में सेंट्रल रॉक जो ओल्डर रॉक आ जाएंगे। जी, जस्ट उल्टा होता है। जी, जी, किसी वेली को आप सप्रेस कर दीजिए, उसी तरह से कल्पना करिए बच्चों को जी, समझाने के लिए कि हम वेली को प्रेस कर दिए। तो जी, वेली को प्रेस करेंगे तो क्या है, वेली चूंकि गहराई पे कटी हुई है, तो जैसे जी, यहाँ पर आप चित्र में
रॉक यूनिट 1 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? जी, जी। रॉक यूनिट 1 जो है वो ओल्डेस्ट रॉक है, बिल्कुल। 2 उसके बीच और 3 उसका यंगेस्ट रॉक है। जी, तो जी। यहाँ पर जो वैली, ये वैली वैली के कोर में क्या आ गया? ओल्डेस्ट रॉक आ गया, ओल्डेस्ट रॉक है। ठीक? जी, जी। ओल्डेस्ट रॉक। इस जो इस तरह से जो क्रॉस सेक्शन या इस तरह से जो क्रॉस सेक्शन बनेगा उसमें जी। उसको हम कहेंगे कि व्हेन ओल्डर रॉक्स आर एनसर्कल्ड बाय यंगर रॉक्स, ठीक जी। उसका उल्टा जो कि जी, जी। आउटलायर का होता जी, है, तो जी। इसको हम कहते हैं इनलायर। तो इनलाइन। बच्चों को समझने के लिए जी, जी। इस दोनों शब्दों को याद रखने के लिए जरूर याद रखना चाहिए जी, जी। कि आउटलायर हिल एरिया में बनते हैं जी, जी। और इनलायर हमेशा वेली एरिया में या जी, वेली एरिया में बनते हैं। जी। अब ये जो आउटलायर और इनलायर का फॉर्मेशन हमने बहुत आइडियल कंडीशन में देखा है कि जी। हॉरिजॉन्टल रॉक जो है ये वर्धित होकर पहाड़ी और घाटी बनाए तो कैसे आउटलायर इनलायर होता हुँ, हुँ। है। हम लोग और जब देखते हैं तो वलन संरचना भी अपरदन के पश्चात आउटलायर इनलायर बना सकता है। जी, जी। ब्रंसन की संरचना जो स्ट्रेटिग्राफिक सॉरी जो स्ट्राइक फॉल्ट होते हैं, हाँ, हाँ। स्ट्राइक फॉल्ट के बाद यदि प्लेट सरफेस का इरोजन होता है तो ऐसा सीक्वेंस बनता है कि वो आउटलायर बनाते हैं जनरली। हुँ, हुँ। फिर विषम विन्यास के भी विभिन्न प्रकार के जो प्रकार हैं हुँ, हुँ। वो आउटलायर इनलायर दोनों फॉर्मेशन कर सकते हैं। हॉर्स्ट और ग्रैबन, हुँ, हुँ, हुँ। हॉर्स तो हॉर्स तो एक आप देखें कि हुँ, हॉर्स में हुँ। अपर रॉक सबसे ऊपर होता है, ठीक? जी, और पेरीफेरी में लोअर, चारों तरफ से वो लोअर रॉक से घिरा होता है। और जी। ग्रैबन ठीक इसका उल्टा होता है। ग्रैबन में जो अपर, इसमें फॉर्मेशन उल्टा हो जाता है। ग्रैबन एक घाटी है, जी। ठीक है? तो घाटी बनाएगा तो इनलाइन बनाएगा। हुँ, हुँ। यहाँ उल्टा होता है। ग्रैबन में जो बीच का रॉक होता है वो यंगेस्ट रॉक नीचे चला जाता है, तो वो जो है वो आउटलायर फॉर्मेशन कर लेता है। हुँ, हुँ। और वो हॉर्स में ऊपर जो उसका बनता उल्टा है हो जाता है। जी, जी। उसका रिवर्स हो जाता है। जी, इसी तरह जो फोल्ड होते हैं, जी। फोल्ड का जब इरोजन होता है तो ये भी सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। जो जी, जी। मतलब ऐसे जैसे एंटीक्लाइनल हील बनते हैं, एंटीक्लाइनल एंटीक्लाइनल वेली बनते वैलीज़। हैं, जी, जी, जी। वर्धन होता है तो सिनक्लाइनल हील बनते हैं। जी, जी। तो सिनक्लाइनल हील हैं वो आउटलायर बना लेते हैं जी, क्योंकि उसके कोर में यंगर रॉक्स आ जाते हैं। जी। और जो वेली वेली जो बनाता है एंटीक्लाइनल वेली जिसके कोर में डर रॉक था, जी, जी। वो इनलायर बना इनलाइन। लेता है और रिवर्स जी, जी। जी। आउटलायर हो जाता है। बहुत सुंदर तो सर, ये बहुत सुंदर। इनलायर आउटलायर ये जो दो जी। सर, अब हम आउटरॉक लोग वेदर। कुछ और भी जानना चाहेंगे। सबसे जी महत्वपूर्ण बात ये हम लोग जानना चाहेंगे कि हम लोग ये अनकन्फर्मिटी के बारे में पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, पर इनका महत्व क्या है? इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है? इसके बारे में सर कुछ संक्षेप में हम लोग जानना चाहेंगे। अनकन्फर्मिटी का महत्व जो है वो हम उसको सरल भाषा में समझें तो तीन अनकन्फर्मिटी तीन भूविज्ञान की तीन शाखाओं से इसका संयोग है। जी, जी। इकोनॉमिक जियोलॉजी इसका जी, संयोग है, संस्तर शैल विज्ञान से स्ट्रेटिग्राफी से भी इसका संयोग है, जी, जी। और इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से भी इसका संयोग है। जी, जी। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी की दृष्टि से देखें तो ये जो होते हैं वो ये प्लेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ मिनरल्स होते हैं। जी, जी। क्योंकि चूंकि सरफेस होता है दोनों के बीच का अनकन्फर्मेबल जो रिलेशनशिप है ऊपर और नीचे, उसके बीच में जो कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं, जी, जी। ये कॉन्ग्लोमेरेट्स मिनरल डिपोजिशन के प्लेस होते हैं। जी, जहाँ जी। पर चूंकि वाइड्स होते हैं, ओपनिंग होती है जी। कॉन्ग्लोमेरेट के बीच में जो इंटरग्रेनुलर स्पेसेस होते हैं। आप जानते होंगे कि दुनिया के बहुत जो प्रसिद्ध ऑयल डिपॉजिट्स हैं, जी, जी। डिपॉजिट्स हैं, वो इसी तरह के संरचनाओं में है। अनकन्फर्मिटी के जी। ऊपर जो कॉन्ग्लोमेरेट्स सर, मिलते जैसे हैं। पन्ना में जो डायमंडिफेरस कॉन्ग्लोमेरेट है, वो भी अनकन्फर्मिटी है? पन्ना में उसके जो अलावा वो डायमंड का डिपॉज़िट अपने को मिल रहा है? जी, जी, जी। पन्ना में जो डायमंडिफेरस कार्बोनेट कॉन्ग्लोमेरेट मिल रहा है। डायमंडिफेरस जो जी, उसके जी। जो ओल्डर रॉक्स हैं, जी, जी। ओल्डर रॉक्स में ओल्डर रॉक्स में डायमंड्स मिलते थे जी, जी। और उसके ब्रेकिंग के कारण ये कॉन्ग्लोमेरेट्स में आए हुए हैं। इस जी, तरह जी। से जी, देखा जा सकता जी, जी। है। तो ये हो गया। जनरली ये जो मिनरल ऑयल जिसको हम कहते हैं उसका जी, डिपोजिशन इसमें ज़्यादा देखा जाता है। जी, ये जी। ये डिपोजिशन की साइट है, जी, जी। डिपोजिशन साइट है।
वरना जो डायमंड डिपॉज़िट है वो इरोज़न के कारण ओल्डर रॉक्स में या जो नेक था वोल्केनिक नेक जी, किम्बरलाइट का उसका इरोज़न हुआ और वो कॉन्ग्लोमेरेट के साथ एसोसिएटेड है इसलिए जी, उस रूप में गिरता है, जी, जी। वो फ्री है। हुँ, ठीक, हुँ। अच्छा। फिर आता है ये यदि हम स्ट्रैटिग्राफी इसका में इंजीनियरिंग जी, जी, देख स्ट्रैटिग्राफी का क्या है? जी, स्ट्रैटिग्राफी का एस्पेक्ट में ये एक स्ट्रैटिग्राफी जो है वो ऐसा है कि हम रॉक्स के सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। जी, रॉक जो ओल्डर फॉर्मेशन से लेके यंगर फॉर्मेशन तक अलग-अलग जो टाइम फ्रेम पे रॉक तो अब क्या होता है अनकन्फर्मिटी एक ऐसा पीरियड है जब रॉक फॉर्मेशन नहीं होता। जी, तो पर जो एक बहुत बड़ा जो टाइम स्पान होता है, उस जी, जी, टाइम स्पान का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है उस जगह पर। जी, जी, तो उसके पैरेलल उस टाइम पीरियड में कहाँ पर डिपोज़िशन हो रहा था, जी, जी, उसको ध्यान में रख फिर पूरा सक्सेशन को कंप्लीट किया जाता है। जी, तो बहुत ज़्यादा अनकन्फर्मिटी का जो सबसे ज़्यादा महत्व है, जी, वो स्ट्रैटिग्राफिक साइंस में है। जी, अनकन्फर्मिटी चूँकि एक गैप है, जी, जी। टाइम गैप है, पीरियड ऑफ जब नॉन डिपोज़िशन डिपोज़िशन। नहीं हो जी, 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 स्ट्रेटम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जी, तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जानते हैं इरोज़न हो रहा है। जी, इरोज़न हो रहा है तो उस इरोज़नल फीचर से हम पुराना जो टाइम टाइम है उसका उसको डिसाइफ़र कर सकते हैं, जी, क्लाइमेट डिसाइफ़र कर सकते जी, हैं, पैलियो क्लाइमेट के बारे में जान सकते हैं। ठीक, जी, जी। इन सब चीज़ों का सर, तो साथ ही स्ट्रैटिग्राफिक साथ साइंस अनकन्फर्मिटी को हम लोग स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन में भी यू उपयोग में ला सकते हैं? स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन में उपयोग में लाते हैं। जी, वो जी, इसलिए कि स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन में स्ट्रैटिग्राफिक एक्चुअली वो एक टूल है। जी, जी, स्ट्रैटिग्राफिक डाटा कलेक्शन का एक बड़ा टूल है जी, और ये खोजना इसलिए पड़ता है कि हम स्ट्रैटिग्राफी में सक्सेशन कंप्लीट सक्सेशन जानना चाहते हैं जी, और रॉक का और इसमें क्या होता है कि यहाँ सक्सेशन नहीं होता है, यहाँ हाँ, पर हाँ, टाइम का गैप होता है, नो पोजीशन का पीरियड है। तो जी, इस पीरियड को नो पोजीशन का पीरियड था, इस पर कहाँ फॉर्मेशन में दूसरी जगह कहाँ फॉर्मेशन हो जी, इसको ध्यान में रखा जाता है। जी, अब आते हैं तीसरा जी, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। मान लीजिए कि हमको कहीं डैम कंस्ट्रक्ट करना है, बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनाना है हुँ, और हुँ, उस ज़ोन में इस तरह के 2 ऑक्सीजन कॉमन है हुँ, हुँ, मतलब जो कन्फर्मिटी है, कॉमन चीज़ है। जी, तो जब ये प्रिलिमिनरी सर्वे हुआ, जी, जियोलॉजिकल सर्वे हुआ और वहाँ कहीं पता चल गया कि वहाँ अनकन्फर्मेबल सीरीज़ हैं रॉक्स के नीचे हुँ, और हुँ, अपर रॉक्स के लेयर में अनकन्फर्मिटी है। जी, तो देखेंगे कि ये जो अनकन्फर्मिटी का जो ज़ोन है उसकी डेप्थ कितनी है? क्योंकि वो जी, एक वीकर ज़ोन होता है, वहाँ जी, कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं। जी, जी, कॉन्ग्लोमेरेट्स बिहेवियरल रॉक नहीं, हुँ, हुँ, कॉन्ग्लोमेरेट बिल्कुल फ्रैक्टल रॉक है और हुँ, उसके कुछ उसके ऊपर कोई भी लोड आएगा तो वो स्ट्रक्चर टूट सकता है। तो फिर बराबर। उसकी डेप्थ निकाली जाती है। फिर हुँ, हुँ, अगर और कोई रेमेडी है ग्राउंडिंग का या कुछ भी या रिमूवल का, जी, रिमूवल जी, उसको रिमूवल करके फिर सरफेस लाएँगे। जी, तो जी, ये इसके कंसिडरेशन के भी इसको हम काम में लाते हैं। तो ये इसके जी, कुछ महत्व हो सकते हैं। जी, जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना महत्वपूर्ण विषय इसको इतने अच्छे ढंग से, इतने सारगर्भित तरीके से आपने हम लोगों को समझाया। तो आज का सत्र यहीं हम लोग समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं और भविष्य में भी इस श्रृंखला को हम लोग जारी रखना चाहेंगे और आपसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये मेरे लिए भी एक नया माध्यम है और इस पर आप जैसे उत्साही और नौजवान शिक्षकों के साथ सहयोग करके मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी सेवाएँ आपको सतत उपलब्ध हैं। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर।